फिजलत नाम की एक लड़की अपनी कहानी सुनाती है। वो 18 साला खूबसूरत लड़की है जो लाहौर में अपने वालिदैन के साथ रहती है। इसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम यासिर है और वो 22 साल का है। यासिर अपने चचा जिनका नाम वसीम है के साथ गहरी दोस्ती रखता है। वसीम चचा की मंगी हो चुकी है और वो अपने भांजे यासिर से अपनी होने वाली बीवी जो कि रुखसाना नाम की लड़की है के बारे में हर बात शेयर करते हैं। फिजलत को इस दोस्ती के बारे में ज्यादा इल्म नहीं होता, यहाँ तक कि एक दिन वो छप कर यासिर का मोबाइल चेक करती है जहाँ वो रुखसाना की कुछ नाज़ेबा तस्वीर और दोनों की बातचीत देखकर शदीद हैरान और शर्मसार हो जाती है। कुछ अरसे बाद वसीम चचा की शादी हो जाती है और रुखसाना चची उनके घर आ जाती है। वो इंतहाई खूबसूरत और नखरे वाली औरत है। शादी के फौरन बाद वो अपने शौहर वसीम के साथ रात किसी होटल में गुजारने का मुतालबा करती है। वो दोनों होटल जाते हैं, लेकिन अगले दिन जब वो लौटते हैं तो रुखसाना चची का रवैया यकसर बदला हुआ होता है। वो चर्चली हो जाती हैं और घर वालों के सामने ये शिकायत करती हैं कि वसीम चचा शादी के फरीजे पूरे करने में नाकाम रहे हैं और उन्होंने उनके साथ धोखा किया है। वो धमकी देती हैं कि अगर उनका हक न दिया गया तो वो पूरे खानदान ने ये बात फैला देंगी, जिससे वसीम चचा की साख खराब हो जाएगी। इस परेशानी के हल के लिए यासिर वसीम चचा की मदद करने का फैसला करता है। रुखसाना चची से बातचीत के बाद एक मंसूबा बनता है। यासिर रात के अंधेरे में रुखसाना चची के पास जाएगा ताकि वो समझें कि वसीम चचा ही है और इस तरह चची का मुंह बंद हो सके। फिजलत को इस बात का पता चल जाता है और वो छप कर ये सारा मंजर देखने लगती है। वो देखती है कि किस तरह यासिर ने रुखसाना चची को मुतमईन किया। चची खुश हो जाती हैं और अगले दिन घर वालों से मुआफी मांग लेती है। इस वाकये के बाद फिजलत के जहन में वो मंजर बार बार घूमने लगता है। वो बेचैन रहने लगती है। एक दिन भाई से झगड़े के बाद वो इसे बली मील करती है कि अगर इसने वही बात अपने साथ ना की तो वो रुखसाना चची को सब कुछ बता देगी। मजबूर होकर यासिर फिजलत की शर्त मान लेता है और रात को इसके कमरे में आता है। फिजलत इस बात पर राजी हो जाती है कि वो ये राज किसी को नहीं बताएगी। दरें असना वसीम चचा काम के सिलसिले में दूसरे शहर चले जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद वो वापस आ जाते हैं। फिजलत को शुबा होता है कि यासिर और रुखसाना चची के दरमियान ताल्लुकात दोबारा शुरू हो गए हैं। कुछ दिनों बाद पूरे खानदान को पता चलता है कि रुखसाना चची हामिला है। फिजलत जानते हुए भी खामोश रहती है। कहानी एक अगले हिस्से के इश्तियाक पर खत्म होती है। कुछ महीने गुजर गए और रुखसाना चची का पेट नुमाया होने लगा। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बिलखुसूस फिजलत के वालिदैन बहुत खुश थे कि अब घर में छोटे बच्चे की कुलकारियां गूंजने वाली है। वसीम चचा बज़ाहिर तो खुश नजर आते थे, लेकिन उनकी आंखों के पीछे एक गहरी बेचैनी छपी रहती थी। वो जानते थे कि ये बच्चा उनका नहीं है बल्कि यासिर का है। ये राज सिर्फ 4 लोगों तक महदूद था, वसीम, यासिर, रुखसाना और फिजलत। फिजलत के लिए ये दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। वो हर वक्त इस राज के बोझ तले दबी रहती और अपने ही भाई के साथ होने वाले इस गहरे ताल्लुक के बाद खुद से नफरत करने लगी थी। इसे यासिर से मोहब्बत थी, लेकिन साथ ही गुस्सा भी आता कि इसने इसके जज्बात को महज एक मजबूरी समझा। वो रुखसाना चची से भी हसद करती, जो अब हर तरफ से तवज्जो की मरकज बनी हुई थी। एक दिन जब घर में सब सो रहे थे, फिजलत ने देखा कि यासिर खामोशी से अपने कमरे से निकलकर छत की तरफ जा रहा है। बेचैनी के मारे वो भी पीछे पीछे चल पड़ी। छत पर पहुंचकर इसने देखा कि यासिर रेलिंग के सहारे खड़ा है और दूर तारीक उफुक की तरफ देख रहा है। फिजलत ने हिम्मत करके इसका नाम पुकारा। यासिर ने मुड़कर देखा, इसके चेहरे पर थकावट और पछतावा साफ झलक रहा था। फिजलत ने आहिस्ता से पूछा, भाई, क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे? चची के साथ और मेरे साथ जो कुछ हुआ इसे भूल भी पाओगे? यासिर ने गहरी सांस ली और कहा, फिजलत, तुम समझती हो मैं खुश हूँ। ये सब कुछ एक भूल बिलियन है जिसमें मैं खुद फंस गया हूँ। मैंने चचा की मदद करना चाहिए, लेकिन अब लगता है कि मैं उनकी जिंदगी और अपनी जिंदगी सब बर्बाद कर बैठा हूँ। इसकी आवाज में गहरा दुख था। फिजलत का दिल भर आया। वो चाहती थी कि इसे सहारा दे, लेकिन अल्फाज इसके गिले में अटक गए। अगले ही हफ्ते रुखसाना चची को तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। अब घर के सारे काम फिजलत और उसकी माँ के कंधों पर आ गए। यासिर ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारने लगा, शायद अपने आप से बचने की कोशिश में। एक शाम जब फिजलत चची के कमरे में उनकी दवा लेकर गई तो रुखसाना ने इसे अपने पास बिठा लिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने फिजलत का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम जानती हो ना सब कुछ? फिजलत ने हैरान होकर उनकी तरफ देखा। रुखसाना ने मुस्करा कर कहा, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में बताया था। तुम बहुत समझदार हो, तुमने राज रखा। फिर उनकी मुस्कुराहट मिट गई। लेकिन कब तक? ये बच्चा पैदा होगा और हर कोई उसकी आंखें देखेगा। यासिर की आंखें। फिर क्या होगा?
उनके सवाल ने फिजलत को चौंका दिया। इसने खुद इस बारे में सोचा ही नहीं था। ये बात फिजलत को परेशान करने लगी। वो हर किसी को चुपके से देखती, सोचती कि क्या वाकई बच्चा पैदा होने पर सबको पता चल जाएगा, वसीम चचा का क्या बनेगा, घर की इज्जत खाक में मिल जाएगी। इस खौफ ने इसे अंदर ही अंदर खाना शुरू कर दिया। वो यासिर से बात करना चाहती थी, लेकिन वो अभी तक छत वाली बात पर नाराज था। आखिरकार एक रात जब माँ बाप किसी तकरीब में गए हुए थे और चची सो चुकी थीं, फिजलत ने यासिर के कमरे का दरवाजा खटखटाया। यासिर ने दरवाजा खोला, इसे देखकर हैरान हुआ। फिजलत ने बगैर कोई वक्त ज़ाय किए कहा, चची कह रही थीं कि बच्चा पैदा होने पर सबको पता चल जाएगा, इसकी आंखें तुम्हारी होंगी, फिर क्या करेंगे? यासिर का चेहरा फौरन संजीदा हो गया। वो लम्हे भर खामोश रहा, फिर बोला, मैं जानता हूँ, मैंने इसके बारे में सोचा है, बस एक ही रास्ता है। फिजलत ने पूछा, क्या रास्ता? यासिर ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, हमें यहाँ से जाना होगा। मैं, तुम और वसीम चचा नए सिरे से कहीं और जिंदगी शुरू करनी होगी। फिजलत का दिल धक से रह गया। लाहौर छोड़ना, अपना घर, अपनी जिंदगी। लेकिन जैसे जैसे यासिर ने मंसूबा समझाना शुरू किया, फिजलत को एहसास होने लगा कि शायद यही वाहिद हल है। वसीम चचा को किसी दूसरे शहर में नौकरी का बहाना बनाकर भेजा जा सकता है और वो दोनों भी वहाँ चले जाएं। रुखसाना चची और बुच्चा यहाँ माँ बाप की निगरानी में रहेंगे। वक्त गुजरने के साथ बात धीमी पड़ जाएगी। अगले कई हफ्ते खुफिया तैयारियों में गुजरे। वसीम चचा को एक दोस्त के जरिए कराची में अच्छी नौकरी का इंतजाम हो गया। यासिर ने कहा कि वो भी वहीं कोई कारोबार शुरू करेगा। फिजलत के वालिदैन को यकीन दिलाया गया कि यासिर चचा के साथ कारोबार में हाथ बटाएगा और फिजलत भी इसे संभालने में मदद करेगी। रुखसती का दिन आया तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। माँ आंसू बहा रही थीं, बाप यासिर को समझा रहे थे कि जल्द वापस आ जाना। रुखसाना चची कमरे से बाहर ही नहीं आए। फिजलत ने आखिरी बार अपना कमरा देखा, अपनी बचपन की यादें छोड़ती हुई दिल बहुत भारी था। कराची पहुंचकर नई जिंदगी का आगाज हुआ। इब्तिदा बहुत मुश्किल थी। वसीम चचा नौकरी पर लग गए, यासिर ने एक छोटी सी दुकान खोली और फिजलत घर संभालने लगी। शहर बड़ा था और सब अजनबी थे। रातों को जब फिजलत सो नहीं पाती तो वो लाहौर अपने वालिदैन और उन सब पेचीदा जज्बात के बारे में सोचती जिन्होंने इसे यहाँ पहुँचा दिया था। यासिर अब पहले से कहीं ज्यादा संजीदा और खामोश हो गया था। वो दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन दरमियान में एक नादीदा दीवार खड़ी थी जो उन तमाम खिले और उन खिले राजों से बनी थी। फिर एक दिन लाहौर से फोन आया। रुखसाना चची ने एक सेहतमंद लड़के को जन्म दिया था। फोन पर माँ की आवाज में खुशी के साथ एक उदासी भी थी, क्योंकि इस खास मौके पर उसका बड़ा बेटा और बेटी उसके साथ नहीं थे। जब फिजलत ने यासिर को ये खबर सुनाई तो इसके चेहरे पर जो जज्बात दौड़ गए वो फिजलत पहली बार देख रही थी। एक लम्हे के लिए आंखों में चमक आई, फिर फौरन एक गहरी परेशानी और जिम्मेदारी का भारी बोझ। वो बोला, अब हमें और ज्यादा मोहतात रहना होगा। वक्त गुजरने दो, फिर देखेंगे। साल गुजरने लगे। फिजलत ने अपनी तालीम जारी रखने का फैसला किया और कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। यासिर का कारोबार आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। वो दोनों एक दूसरे के लिए बस एक मामूल बनकर रह गए थे। घर वालों से राब्ता रहता था और हर बार बच्चे, जिसका नाम हारिस रखा गया था, की तस्वीर और वीडियोस देखकर फिजलत का दिल भर आता। वो जानते थे कि हारिस यासिर की एक झलक था। लाहौर में शायद खामोशी के बावजूद कुछ लोगों को शक होने लगा था, लेकिन कभी किसी ने खिलकर कुछ न कहा। एक बिहार की शाम फिजलत यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी। घर का दरवाजा खुला पाया। अंदर जाकर देखा तो यासिर सोफे पर बैठा था और उसके हाथ में हारिस की एक ताज़ा तस्वीर थी जो इसकी तीसरी सालगिरह पर खींची गई थी। इसकी आंखें नम थीं। फिजलत ने पहली बार अपने मजबूत भाई को ऐसे कमजोर देखा। वो इसके पास बैठ गई बगैर कुछ कहे। लंबी खामोशी के बाद यासिर बोला, मैंने अपनी बेटी को एक बार भी गिले नहीं लगाया, न ही इसे बाप कहलवाने का हक है। फिजलत ने इसका हाथ थामा और इस बार वो रो पड़ी। दोनों उन तमाम कुर्बानियों, तमाम झूठ और तमाम छुपे हुए दर्द के लिए रोए जो उन्होंने खानदान की नामूस बचाने के लिए उठाए थे। इसी रात दोनों ने फैसला किया कि अब वो अपने गुनाहों और पछतावों के इस जाल में मजीद नहीं फंसेंगे। उन्होंने वसीम चचा से बात की। अगले ही दिन यासिर ने लाहौर जाने वाली बस के लिए टिकटें बुक करा ली। वो जाकर अपने वालिदैन से सच कहने का इरादा रखते थे, खा इसका नतीजा कुछ भी निकले। बस पर बैठते हुए फिजलत ने खिड़की से बाहर देखा। कराची की रोशनियां पीछे रह रही थीं। इसका दिल डूब रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी परसुकून ताकत भी महसूस हो रही थी। सालों बाद वो सच्चाई की तरफ वापस जा रहे थे। उनका सफर अब खत्म होने को था और एक नई, अगरचे मुश्किल मगर साफ और सच्ची जिंदगी का आगाज होने को था। बस ने रवानगी की आवाज दी और फिजलत ने आंखें बंद कर ले। लाहौर पहुंचते ही फिजा बदली हुई महसूस हुई। शहर वही था, गलियां वही थीं, लेकिन फिजलत और यासिर के अंदर कुछ टूट चुका था जिसकी मुरम्मत अब शायद ही मुमकिन हो। वालिदैन का घर अब भी वैसा ही था। दरवाजे पर पहुंचकर दिल धक धक करने लगा।
दरवाजा खुला तो माँ की हैरत की कोई इंतहा ना रही। उन्होंने दोनों बच्चों को एक साथ देखा, आंखें फैल गईं और फिर फौरन ही आंसुओं में डूब गईं। उनके अंदर का माँ जज्बात पर काबू ना पा सका। उन्होंने दोनों को सीने से लगा लिया बगैर कुछ पूछे। ऐसा लगा जैसे उन्हें पहले से ही एहसास था कि इस मुलाकात के पीछे कोई गैर मामूली बात होगी। रात का खाना खामोशी के साथ खाया गया। हारिस, जो अब 3 साल का चमकता हुआ बच्चा था, माँ के पास बैठा अपनी बातों में मसरूफ था। इसकी हर हरकत, मुस्कुराहट और आंखों के अंदर चमक यासिर की एक जीती जागती तस्वीर थी। फिजलत ने देखा कि यासिर बार बार हारिस की तरफ देखता और फिर फौरन नजर चुरा लेता, जैसे कोई मुकद्दस चीज देख रहा हो जिस पर उसका हक ना हो। रुखसाना चची खामोशी से खाना खा रही थी। उनकी आंखों में एक गहरा सवाल था जो वो पूछ नहीं पा रही थी। वसीम चचा लाहौर में नहीं थे, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। खाने के बाद जब सब बैठे हुए थे तो यासिर ने गहरी सांस लेकर अपने वालिद की तरफ देखा। अबू, एक बात है। इसकी आवाज टूटी हुई थी। सबकी नजरें इस पर टिक गईं। फिजलत का गला सूख रहा था। यासिर ने अपनी कहानी शुरू की। पहले पहल तो इसकी आवाज लरज रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, इसमें एक अजीब किस्म का सुकून आता गया। इसने वसीम चचा की परेशानी से लेकर होटल वाली रात तक अपनी रजामंदी से चची की मदद करने, फिजलत की बली मेलिंग और फिर कराची की मसनूई जिंदगी तक सब कुछ बता दिया। कमरे में हुआ जिम सी गई थी। सिर्फ यासिर की आवाज गूंज रही थी और कभी कभार हारिस की मासूम बुड़बुड़ाहट सुनाई देती थी। जब यासिर ने हारिस के हकीकी बाप होने का एतराफ किया तो माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। उन्होंने अपना मुंह हाथों से ढांप लिया। वालिद साहब का चेहरा पत्थर की मानिंद सख्त हो गया था। उनकी आंखों में गुस्सा, मायूसी और फिर एक गहरा रंज तैरता नजर आया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने बेटे की तरफ देखते रहे। रुखसाना चची ने अपनी आंखें बंद कर लें, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। खामोशी का ये तवील तरीन लम्हा तोड़ते हुए फिजलत आगे बढ़ी। इसने अपने जज्बात का एतराफ किया, अपने भाई के लिए मोहब्बत और फिर हसद, अपनी गलती और पछतावे के बारे में बात की। इसने कहा, उम्मी अबू, हम थक चुके हैं। हम इतने साल झूठ बोलते रहे कि अब सच बोलना भूल गए थे। हमें मुआफ कर दो, आना कर दो, लेकिन हमें अपने गुनाहों के बोझ तले मजीद जीना नहीं है। रात गए तक बातचीत होती रही। गुस्सा आया, आंसू बहे, लेकिन आखिरकार खानदान की मोहब्बत और रिश्तों की गहराई ने सब पर हावी रही। वालिद साहब ने कहा, हमारा घर बिखरना नहीं चाहिए। हमने तुम्हारी परवरिश की है, तुम हमारे हो। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अब सच सामने आ गया है। अब हम इसके मुताबिक फैसले करेंगे। उन्होंने फैसला दिया कि वसीम चचा से बात की जाएगी। रुखसाना चची को इख्तियार होगा कि वो क्या चाहती है। हारिस की बेहतरीन परवरिश और मुस्तकबिल को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। अगले दिन वसीम चचा वापस आए तो उनसे अलहिदा बात हुई। वो पहले से ही इतने खौफ और पछतावे में जी रहे थे कि सच सुनकर उन्हें एक किस्म की राहत महसूस हुई। उन्होंने कहा कि वो रुखसाना को तलाक देकर उन्हें और हारिस को उनकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आज़ादी दे देंगे। रुखसाना चची ने तवील गौर और फिक्र के बाद फैसला किया कि वो वसीम के साथ ही रहेंगी, लेकिन बतौर दोस्त और हारिस की माँ के। उन्होंने कहा कि वो हारिस को एक ऐसे बाप के तौर पर पहचाना चाहती है जो उसकी जिम्मेदारी उठाए। एक हफ्ते के अंदर सब कुछ वाजे हो गया। यासिर ने हारिस के बाप की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली। इसने फैसला किया कि वो लाहौर वापस आकर रहेगा और हारिस के करीब रहेगा। फिजलत ने कराची वापस जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करने का फैसला किया, लेकिन अब वो जानती थी कि इसका घर उसकी जुड़े यही है। रुखसाना चची और वसीम चचा ने एक नई मोहतरमाना शिराकत दारी शुरू की। वालिदैन ने सबको अपने सीने से लगा लिया, ये कहते हुए कि खानदान का बंधन हर गलती से ज्यादा मजबूत होता है। आखिरी दिन जब फिजलत कराची वापस जा रही थी, यासिर ने इसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आए। रवानगी से पहले इसने फिजलत की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया बहन, तुमने मुझे सच बोलने की हिम्मत दी। फिजलत ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने एक दूसरे को हिम्मत दी भाई। वो गाड़ी चलने लगी तो फिजलत ने खिड़की से बाहर देखा। लाहौर की फिजा अब हल्की महसूस हो रही थी। उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल बाब शायद खत्म हो रहा था। अब आगे का सफर शायद आसान नहीं होगा, लेकिन वो सच्चाई के साथ अपने घर वालों की मोहब्बत के साथ चल पड़े थे, और कभी कभार सिर्फ यही काफी होता है। वक्त गुजरता गया। फिजलत ने कराची में अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। वो अब भी कराची में रहती थी, लेकिन हर महीने लाहौर आने की कोशिश करती, क्योंकि अब उसके दिल पर से वो बोझ उतर चुका था जो सच्चाई छुपाने का था। लाहौर में यासिर ने अपना कारोबार फिर से शुरू किया। वो अपने वालिद के घर के करीब ही एक छोटा सा फ्लैट लेकर रहने लगा ताकि हारिस के करीब रह सके। इब्तिदा में मामलात कदरे मुश्किल थे। महल्ले और रिश्तेदारों में कानापरसी होने लगी थी कि यासिर अचानक वापस क्यों आ गया और हारिस से इसका इतना गहरा ताल्लुक क्यों है। लेकिन फिजलत के वालिद, जो एक इज्जतदार बुजुर्ग थे, ने हर तरफ ये बात फैला दी कि यासिर ने अपने चचा की तिजारत संभालने के लिए वापस आना था, और चूंकि वसीम चचा मसरूफ रहते हैं, इसलिए यासिर बच्चे की देखभाल में उनका हाथ बटाता है।
ये बात मान ली गई क्योंकि खानदान की अकाई और बाहमी मोहब्बत अब भी ज़ाहिरी तौर पर कायम थी। हारिस अब बड़ा हो रहा था। वो यासिर को और मामो कहता था, लेकिन दोनों के दरमियान एक फितरी गहरा रिश्ता कायम हो चुका था। यासिर इसे स्कूल छोड़ने जाता, इसके साथ खेलता और उसकी हर छोटी बड़ी खुशी और गम में शरीक रहता। रुखसाना चची ने यासिर को मुआफ कर दिया था, लेकिन उनके ताल्लुकात में एक रस्मी फासला बरकरार था। वो एक दूसरे के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आते, लेकिन माजी की बातों पर कभी गुफ्तगू न करते। वसीम चचा अब भी कराची में ही रहते थे और माहाना लाहौर आते। उन्होंने और रुखसाना ने बाहमी रजामंदी से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, लेकिन तलाक नहीं ली थी। शायद हारिस के मुस्तकबिल के लिए रस्मी रिश्ता बरकरार रखना चाहते थे। एक दिन जब हारिस 7 साल का हुआ तो इसने अचानक यासिर से पूछा, मामू मेरे अबू कहाँ हैं? मेरे दोस्त कहते हैं कि हर एक के अबू होते हैं। ये सवाल सुनकर यासिर का दिल धक से रह गया। इसने बच्चे को गोद में उठाया और कहा, हारिस तुम्हारे अबू बहुत दूर हैं, एक बहुत बड़े काम पर, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हारिस के सवाल ने यासिर को बेचैन कर दिया। वो जानता था कि ये राज हमेशा के लिए नहीं छप सकेगा। इसी शाम इसने अपने वालिदैन और रुखसाना से बात की। तवील बहस के बाद उन सब ने फैसला किया कि जब हारिस मुनासिब उम्र का हो जाएगा तो इसे सच बता दिया जाएगा, लेकिन तब तक यासिर को अपना रवैया और भी जिम्मेदाराना बनाना होगा। दूसरी तरफ फिजलत की जिंदगी में भी तब्दीलियां आ रही थीं। कराची में इसकी मुलाकात उमर से हुई, जो एक शरीफ और मेहनती नौजवान था। दोनों में दोस्ती हुई जो आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई। फिजलत ने उमर को अपने माजी के बारे में बताया, सिवाय इस एक राज के जो सिर्फ खानदान तक महदूद था। उमर ने इसकी सदाकत और बहादुरी की तारीफ की और इसे कबूल कर लिया। शादी की बातचीत हुई तो फिजलत ने शर्त रखी कि वो लाहौर में रहेगी ताकि अपने बूढ़े वालिदैन और हारिस के करीब रह सके। उमर राजी हो गया क्योंकि इसके लिए फिजलत की खुशी सबसे अहम थी। फिजलत की शादी लाहौर में सादगी से हुई। ये तकरीब खानदान के अंदरूनी इत्तेहाद का इजहार थी। उमर को खानदान ने इस तरह शामिल कर लिया गया जैसे वो हमेशा से इसका हिस्सा रहा हो। शादी के बाद फिजलत और उमर लाहौर ही में रहने लगे। फिजलत की मौजूदगी ने घर के माहौल को हल्का और खुशगवार बना दिया। वो माँ और रुखसाना चची के दरमियान एक पाल बन गई, जो अब भी कभी कभार रस्मी महसूस होता था। जब हारिस 10 साल का हुआ तो इसकी शख्सियत में यासिर की झलक और भी वाज़ेह होने लगी। इसकी चाल, बातचीत का अंदाज, यहाँ तक कि मुस्कुराहट भी यासिर जैसी थी। अब महल्ले में खिले आम बात होने लगी, लेकिन फिजलत के वालिद, जो अब बूढ़े हो चुके थे, ने अपने वकार और खानदानी एहतराम की वजह से हर किस्म की बात को रोक दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हारिस उनका पोता है और यासिर उसका सरप्रस्त, क्योंकि वसीम मसरूफ है। ये बात मुआशरे में मान ली गई। एक रात फिजलत और यासिर छत पर बैठे पुराने दिनों की बात कर रहे थे। चांदनी छटी हुई थी। यासिर ने कहा, कभी कभार लगता है जैसे सब कुछ एक ख्वाब था। वो परेशानी, वो खौफ, वो झूठ। फिजलत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन भाई, ख्वाब ही तो हमें हकीकत की कदर सिखाते हैं। देखो, अब सब कुछ ठीक है। उम्मी अबू खुश हैं, हारिस खुश है, तुम खुश हो और मैं खुश हूँ। यासिर ने अपनी बहन की तरफ देखा। इसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी। तुमने हमेशा मेरी मदद की फिजलत। तुम्हारे बगैर शायद मैं टूट जाता। वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने तमाम जख्मों पर मरहम रख दिया। खानदान ने एक नई मामूल की जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। रुखसाना चची ने एक छोटा सा कपड़ों का कारोबार शुरू किया, जो काफी कामयाब रहा। वसीम चचा कराची में ही रहे, लेकिन हारिस से उनका राब्ता बाकी रहा, जो इन्हें चचा जान कहता था। फिजलत और उमर के यहाँ एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने नूर रखा। नूर और हारिस में भी भाई बहन जैसा प्यार पैदा हो गया। हारिस को जब 12 साल का हुआ तो एक दिन यासिर, रुखसाना और फिजलत के वालिदैन ने मिलकर फैसला किया कि अब वक्त आ गया है। उन्होंने हारिस को अपने पास बिठाया और नरमी और मोहब्बत से पूरा सच बता दिया। हारिस इब्तिदा में तो समझ ना सका, लेकिन जब इसे एहसास हुआ कि जिस शख्स से वो सबसे ज्यादा प्यार करता है वही इसका हकीकी बाप है, तो इसके चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट फैल गई। इसने यासिर को गले लगा लिया और कहा, मुझे पहले ही से पता था कि आप कोई आम मामू नहीं है। इस बात ने सबके दिल का बोझ हल्का कर दिया। आज सालों बाद फिजलत अपनी बेटी नूर को कहानी सुनाती है। वो इसे बताती है कि जिंदगी में कभी कभार बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन सच्चाई और अपनों की मोहब्बत हमेशा फतह हासिल करती है। वो इसे बताती है कि खानदान का बंधन कितना मुकद्दस होता है और इसे हमेशा कायम रखना चाहिए। नूर समझती तो नहीं, लेकिन माँ की आवाज में सुकून महसूस करती है। बाहर बाग में यासिर और हारिस क्रिकेट खेल रहे हैं। उम्र और फिजलत के वालिद चाय पी रहे हैं। रुखसाना चची और फिजलत की माँ कुछ पका रही है। ये मंजर फिजलत के लिए इसके तमाम अजाबों, तमाम जिदोजहद का सिला था। इसने खिड़की से बाहर देखा और मुस्करा दी। जिंदगी ने आखिरकार उन सबको अमन, कबूलियत और गहरे प्यार की दौलत से नवाज दिया था, और यही दर हकीकत सबसे बड़ी कामयाबी थी।